नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी द्वारा सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवस्थापना से जुड़ी हुई 2 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा और कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आपको बताते चले 10वीं बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनटीए में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने तथा 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज के कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बहुत से लोग आज देश की सेना में तथा अन्य क्षेत्रों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के सभी हमारे शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण और अतिथिगण और हमारे सभी प्यारे कैडेट्स एवं सभी विद्यार्थियों का मैं आज इस वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता कि मैं आपके गौरवशाली विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आज के इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु प्रशासनिक एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं आप सभी से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़कर आप सभी को वार्षिक उत्सव की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी कांग्रेस करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। इसी के साथ साथ बीजेपी ने 28 अक्टूबर को नामांकन का फैसला लिया है। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है और इसके साथ ही केदारनाथ में 20 नवंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है। 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन इससे पहले देहरादून से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी। बीजेपी कांग्रेस करेगी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 28 अक्टूबर को नामांकन की बात कही जा रही है, तो वहीं 29 अक्टूबर तक अंतिम तारीख है। 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे और साफ साफ नतीजा सामने आ जाएगा कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी हुआ और कौन किसके हाथ जीत की चाबी लगी है। फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है, 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, देहरादून केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। बीजेपी कांग्रेस करेगी अपने प्रत्याशियों की घोषणा। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है, इसके बाद नामांकन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां देहरादून में केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने वाली है। और अब खबर देहरादून से है, जहां न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। सीएम धामी ने कहा कि न्यायालयों में संबंधित मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, साथ ही राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ पैरवी की जाए। राज्य के विकास यात्रा में सबको सहयात्री बनकर कार्य करना है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के जनहित से जुड़े तमाम विषयों पर बेहतर पैरवी के लिए शासन और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच नियमित समन्वय होना बेहद जरूरी है।
और वहीं राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा की गई है। बैठक में सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि देय है, जबकि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश को लगभग 3 करोड़ 33 लाख की धनराशि देय है, जिसे हेतु दोनों राज्य में सहमति बनी है। इसको लेकर मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी, कुछ मामले सॉर्ट आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई बाकी जमीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। उत्तराखंड राज्य की 4 ज्वलंत प्रमुख समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लगातार बिगाड़े जा रहे सांप्रदायिक सौहार्द समेत अन्य मसले उठाए हैं। इसी के साथ साथ सूर्यकांत धस्माना ने छात्र संघ चुनाव, उपनल कर्मचारियों और अशासकीय महाविद्यालय से जुड़े मुद्दे हल की मांग की है। तो वहीं साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो पूरे राज्य के सीएम हैं और राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। परंतु कुछ महीनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुछ शरारती तत्व प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगे हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देहरादून के मामलों का जिक्र करते हुए धस्माना ने सीएम से आग्रह किया है कि वे राज्य के प्रशासन व पुलिस को ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। हमको एडमिट करना पड़ा। इसी प्रकार से हमारे युवक कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव सुमित खन्ना, उनके भाई कल सुबह 5 बजे से इमरजेंसी में हैं भेंट इंद्रेश में। अभी तक उनको आईसीयू नहीं मिल पाया। उनको आईसीयू की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जॉली ग्रांट में 50 मीटिंग चल रही है आईसीयू के लिए। इमरजेंसी में जो लोग भर्ती हैं और जनरल वार्ड में जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनको आईसीयू चाहिए, उनको आईसीयू नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल बनाने एवं उपचुनाव, नगर निगम चुनाव, सहकारी चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं सहित सह प्रभारी ने प्रतिभाग किया। वहीं बैठक में आगामी उपचुनाव को जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई और इन स्टार प्रचारकों के नामों की सूची पर भी मंथन किया गया। साथ ही निकाय चुनाव और सहकारी चुनाव में प्रत्याशियों का भी मंथन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय और उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जिसको सह प्रभारी के समक्ष रखा गया। आज ये इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसमें निकाय चुनाव को लेकर हमारी क्या रणनीति रहेंगी, किस तरीके से हम निकाय चुनाव में आगे जाएंगे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर किस तरीके से हमको जाना है, क्योंकि पिछले बार देखने में आया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उसकी कोई फिक्स संख्या नहीं थी। देखिए, आज हमने जो बैठक की है 2 मुद्दों पे की है। एक तो केदारनाथ चुनाव हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। बद्रीनाथ और मंगलोर जीतने के बाद केदारनाथ चुनाव हम कैसे जीते, इसको लेकर हमने पूरी आज कार्य योजना बनाई है कि कैसे हम लोग जनसभाएं करेंगे, कैसे नॉमिनेशन होगा और कैसे हम चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में बीजेपी नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अपराध में
कई मामलों में बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, माफ कीजिएगा जुड़े हुए हैं और उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला अपराध के मामले में भाजपा नेताओं को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। सरकार अगर चाहे तो अपराध रुकवा सकती है। सरकार की मंशा ठीक हो तो अपराध रुक सकता है। आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया। मैं आपसे एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। 7 दिन बाद या 5 दिन बाद किसी लड़की के रेप के अगर मेडिकल होगा, क्या मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी? किसी भी डॉक्टर से पूछिए। 7 दिन में तो अगर ब्लेड से हाथ कट जाए वो घाव भी भर जाता है। और जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही 14 साल 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के जो बच्चे, उनके घाव जल्दी बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़े ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, ऐसे अधिकारियों को बीजेपी सरकार महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमुख पदों पर बिठाकर सरकार ने ये साबित कर दिया है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, संलिप्त है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो उत्तराखंड के प्राकृतिक रोजगार खनन को जो है अन्य राज्य के कंपनी को देने का काम हो, चाहे वो आबकारी नीति हो, उन सब जगह पर कहीं न कहीं स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखता है। और सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम भी किया है। और एक बड़ा क्लस्टर तैयार किया जा रहा है 500 एकड़ के आसपास अलग अलग विभागों की जमीन को। केंद्र सरकार की तरफ से अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए उत्तराखंड की जनजातीय छात्रावासों की सौगात दी गई है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बुक्सा और राजी जनजाति के लिए प्रदेश में देहरादून, उधम सिंह नगर और पौड़ी जनपद का चयन किया गया है, जिन्हें जनजातीय छात्रावास की सौगात दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रावास के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, इसमें पीएम जनमन योजना अंतर्गत, जो कि मुख्य रूप से हमारे पीवीटीजीज ग्रुप होता है, पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें हमारे राज्य में जो जनजाति समुदाय में बोक्सा और राजी आती हैं, उनके लिए ये योजना है। तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पूरे स्टेट में 3 जनपदों का चयन किया गया है, जिसमें देहरादून है, उधम सिंह नगर है और पौड़ी है। इन 3 जनपदों में हॉस्टल की स्वीकृति हमें भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। देहरादून में नेशनल गेम्स के लिए अब दिवाली के बाद ही नेशनल गेम्स कैंप लगेंगे। इसी के साथ नेशनल गेम्स के सभी 34 खेलों के डीओसी अपॉइंट्स हो चुके हैं। इसमें से 4 गेम्स के वेन्यू भी फाइनल हो गए हैं। आपको बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में स्पेशल एजीएम बैठक होगी, जिसके बाद कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। इसको लेकर निदेशक खेल प्रशांत आर्य ने बताया कि प्रदेश में डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन की तैनाती का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, थुक जिहाद, लव जिहाद के साथ साथ डेमोग्राफिक परिवर्तन भी देखने को मिल रही है। इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने रुख को साफ किया है। विपक्ष की ओर से भी सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारें कमजोर पड़ गई हैं और अगर कानून का राज हो तो कोई किसी पर हावी नहीं होगा। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के मामले में कहा कि अगर मस्जिद सही है और वैध है तो सरकार को जनता के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए। भाई, ये मुसलमानों में सुन्नत है, धर्म है कि जब कोई खाने की चीज किसी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो थूक करके वो बढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है और ये भी मानते हैं कि जैसे दूसरे धर्म का व्यक्ति खाएगा तो उसकी पवित्रता खंडित होगी तो वो हमारे में आ जाएगा। तो इसलिए वो करते ही हैं।
तो ये तो हमको तय करना है ना कि हम किसके हाथ का खाएं, किसके हाथ। इसीलिए हम लोग पहले विचार करते थे, अब वो विचार बंद हो गया, तो अब ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। भाई डेमोग्राफी तो हो ही रही है। काशीपुर में एक दिया मेरे भी प्रभु को समर्पित कार्यक्रम स्थानीय तीर्थ द्रोणा सागर पर हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन पिछले 3 वर्षों से चला रहा है। दीपोत्सव कार्यक्रम में चौथी बार मुख्य अतिथि हनुमान धाम के संस्थापक आचार्य विजय महाराज रहे। कार्यक्रम में महाराज के आगमन पर यहां श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पिछली बार दीपोत्सव कार्यक्रम में 21,000 दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम में 31,000 दिए जलाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य विजय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। दीपोत्सव का पर्व, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है पूरे भारत में, यह प्रभु श्री राम का रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या आगमन पर उसके उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ दीपक बाली जी, संजय भाटिया के नेतृत्व में इतना सुंदर कार्यक्रम की इन्होंने संरचना की है। और मुझे बताया गया जैसे कि 21,000 दीपक पिछले वर्ष थे, इस वर्ष 31,000 दीपक है। और आप सब दर्शकों को ये भी ध्यान रहे कि दीपावली वाले दिन अयोध्या के अंदर सरयू तट पर ये चतुर्थ दीपोत्सव का कार्यक्रम है। विगत वर्षों में 3 बार इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें एक बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शामिल हुए और एक बार हमारे गुरु जी कैलाशचरण गुरु जी लीला मंगेश्वर, उन्होंने भी इसमें शामिल हुए। और आज इस बार के कार्यक्रम में हनुमान धाम के संस्थापक श्री पूजनीय विजय भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये चतुर्थ दीपोत्सव है और दीपक बाली भाई और गौरव भाई और संजय भाटिया भाई सब के प्रयासों से ये बहुत सुंदर आयोजन सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न हो रहा है। ये हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और हमारे देश की संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाने वाली परंपरा है और ये आयोजन बहुत सुंदर है और मैं यही ईश्वर से कामना करूँगी कि आगे भी। चौकोठिया राजकीय महाविद्यालय में स्थित खेल के मैदान बाखले में 3 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस खेल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के द्वारा सभी आगंतुकों और पत्रकारों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर शालिनी शुक्ला ने महाविद्यालय के बारे में अवगत कराया, तो वहीं उन्होंने विधायक मदन बिष्ट के आगे महाविद्यालय परिसर में सभागार, फर्नीचर और महाविद्यालय भवन के जीर्णोद्धार की मांग भी रखी। विधायक मदन बिष्ट ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, इससे बच्चों की फिटनेस फिट रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज के चुनाव नहीं कराना समझ से परे है, लीडर छात्र नेताओं से ही पैदा होते हैं और बीजेपी ऐसा नहीं होने देना चाहती। ऐसे कार्यक्रम वैसे हर साल होने चाहिए। वैसे तो मोस्टली कॉलेजेस कराते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा, बच्चों के अंदर खेल के प्रति प्यार और अपने देश के प्रति प्यार भी बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चों की फिटनेस का सबसे बड़ा कारण होता है। सर, अभी जो चुनाव कॉलेज के निरस्त किए जा रहे हैं और ये तो समझ में ही नहीं आया। अब जब ये लीडर पैदा कहाँ से करेंगे? लीडर पैदा, बच्चे जो पैदा होते हैं वो छात्र नेताओं से तो आगे बढ़ के होते हैं। ऋषिकेश में आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरणों की कमी अग्निशमन विभाग के ऋषिकेश कार्यालय में देखी जा रही है। मानकों के अनुरूप न तो विभाग के पास बड़े वाटर टेंडर वाहन है और न ही शहर में पर्याप्त मात्रा में हाई टेंट काम कर रहे हैं। ऋषिकेश अग्निशमन विभाग के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2 दशक पहले शहर में 28 हाइड्रेंट एक्टिव हुआ करते थे, जिसमें से वर्तमान में 14 हाइड्रेंट खराब है और बाकी 14 हाइड्रेंट में पानी की लो प्रेशर की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के पास एक फोम टेंडर, एक मिनी वाटर टैंकर और एक बैकपैक सेट बाइक आग की घटना पर काबू पाने के लिए मौजूद है, जो छोटे रास्तों से घटनास्थल पर पहुंच सकता है।
दीपावली त्यौहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट हो गया है। जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा के निर्देशन पर क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी भिकियान सैड बलजीत सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम ने भिकिया सैड क्षेत्र के अंतर्गत आपको बताते चले कि अब जो है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भिकिया सैड सरायखेत मरचूला देघाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया है और इसके साथ ही अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। महोदय के दिशा निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा जो 21 तारीख से 4 तारीख तक जो है ऊपर तक दीपावली को पक्ष में जो है प्रवर्तन कार्य चल रहा है। क्षेत्र 3 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी में मेरे द्वारा भी क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है और कल एक 18 बल्क लीटर शराब जो है अपहृत मृदा जो है वो जब्त की गई थी और उसमें धारा 60 में एक व्यक्ति का चालान भी किया गया था। आज एप्पल 5D वेकेशन के आकर उसको कंजप्शन वो पंजिका को चेक किया गया है और क्षेत्र में जो अवैध मदिरा की जो और वहीं देव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश कैंपस में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना देना कुछ छात्रों को भारी पड़ गया। पुलिस ने नेशनल हाईवे जाम करने और पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास करने के आरोप में 100 से 120 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया है। छात्रों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है और सरकारी कार्य में बाधा भी डाली है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर काशीपुर से है, जहां गोलीकांड के फरार मुख्य आरोपी मनमोहन नाथ सिंह के घर पुलिस ने पहुंचकर 5 रुपए इनाम का पोस्टर अपराधी के घर पर चस्पा किया है। जानकारी के अनुसार दशहरे के रात को जफरपुर रोड में लगभग 70 राउंड फायरिंग की घटना 2 पक्षों द्वारा किया गया था, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और कुछ आरोपी फरार हैं। वहीं फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा द्वारा पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित होटल नेगी पैलेस पर आकस्मिक चेकिंग करते हुए देह व्यापार के किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने संज्ञान लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी और नेहरू कॉलोनी पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाकर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। इसको लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि चेकिंग के दौरान 4 महिलाओं को मुक्त किया गया, जो हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की निवासी थी। इस स्कैंडल का मुख्य आरोपी नेपाल का रहने वाला है, जो इन महिलाओं को नौकरी देने के बहाने से देह व्यापार का काम करवाता था। नेहरू कॉलोनी में एक होटल की शिकायत थी कि वहां पर जो है बाहर के प्रदेशों से कुछ युवतियों को लाया गया है और उनसे अनैतिक काम कराया जा रहा है। इस सूचना पर जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और एसओजी की यूनिट और थाना पुलिस की एक टीम बनाई गई थी और जब वहां रेड दी गई तो वहां 4 जो है ऐसी महिलाओं को मुक्त कराया गया, जो वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की निवासी थी। साथ ही साथ इसमें जो मेन इसका जो पूरा मास्टरमाइंड था वो नेपाल का एक डीलर है, जो इन लोगों को अन्यत्र काम दिलाने के लिए या कहीं प्रलोभन देकर ले आकर यहाँ पर सेक्स स्कैंडल के इसमें धकेलता था। सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस में खाताधारकों के साथ हुए गबन मामले में बागेश्वर पुलिस ने सिमगड़ी में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर को जो है पोस्ट ऑफिस बागेश्वर के विभागीय शिकायत पत्र के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि सिमगड़ी उपडाक घर में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर राजस्थान की विभागीय जांच में कुल धनराशि 32,68,805 रुपए गबन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिमगड़ी डाकघर में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर ने पोस्ट ऑफिस में दबाकर धनराशि गबन की है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। देखिए साथियों, जैसे आप सभी को विदित है, सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस जो कमेडी देवी पोस्ट ऑफिस का एक सब पोस्ट ऑफिस है, उसमें कुछ पैसों का गबन किए जाने की एक शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी। इसमें जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा, पोस्ट विभाग द्वारा, उनके जो इंस्पेक्टर है उनके द्वारा तहरीर कल लिखित में दी गई है। एक प्रिलिमिनरी जांच इसमें पोस्ट विभाग द्वारा की गई थी और एक लिखित शिकायत कल हमें दी गई थी कि इनका जो वहाँ का ग्रामीण डाक सेवक है का सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस का,
इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है। कोटद्वार में पटाखों की सार्वजनिक बिक्री पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। कोटद्वार सीओ वैभव सोनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि दीपावली पर पटाखों के लिए देवी मंदिर के पास विजय गार्डन और नजीबाबाद रोड स्थित दूसरी जगह को चिन्हित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाबर में भी एक जगह चिन्हित की जा रही है। सीएलजी की मीटिंग हुई है, तो मीटिंग में भी फिलहाल 2 पॉइंट पहले आए थे, जो एक तो विजय गार्डन था, एक निजाबाद देवी रोड पे भी एक जगह थी, वहां पर देख रहे थे। तो क्योंकि कल सीएलजी मीटिंग में भी आया है, जो हमारी एडिशनल एसपी मैम थी, उनके सामने आया है कि जो भाबर के क्षेत्र के लोग हैं, कलाल घाटी के लोग हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए। तो उस बारे में भी विचार चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।